नाज़रीन आदाब, मैं हूं सनाई। टीवी न्यूज में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले हेडलाइंस। कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला की 2 रैलियों से कबल 2 धमाके, 17 अफराद जख्मी। राहुल पर नाजेबारी माफ करके फंसे बाबा रामदेव, यूपी इंतजामिया ने लगाई 16 मई तक रामदेव के इजलास पर पाबंदी। मोदी के उत्तर प्रदेश में रैलियां, सोनिया और राहुल को बनाया तनकीद का निशाना। मोदी पर बरसी प्रियंका, कहा मुल्क को चलाने के लिए 56 इंच का सीना नहीं, बड़ा दिल चाहिए। जस्टिस RM लोढ़ा बने नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कहा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की तकर्री पहली तरजीह। नाज़रीन, ये थी सुर्खियां, खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की 2 रैलियों से कबल 2 धमाके हुए हैं। पहला धमाका जिला बडगाम के मागाम इलाके में हुआ। इस धमाके में कम से कम 17 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को इब्तदाई इलाज के लिए जिला अस्पताल बडगाम मुंतकिल किया गया, ताहम बाद में उन्हें श्रीनगर के अस्पताल रवाना किया गया। बताया जाता है कि धमाका इस कदर जोरदार था कि इससे आसपास मौजूद गाड़ियों और मकानों के शीशे भी टूट गए। वाज़ेह है कि मागाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला 3 बजे एक रैली से खिताब करने वाले हैं। उधर श्रीनगर के खानियार इलाके में भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रैली के मकाम से कुछ 2-1 रोज जोरदार धमाके की आवाज से खौफ-ओ-हरास फैल गया। खानियार में ताहम किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं है, ताहम रैली पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर हो गई। दूसरी जानिब फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो इन धमाकों से खौफजदा नहीं होंगे। खानियार में थे तो यहाँ एक धमाका हुआ, आप मागाम जा रहे हैं, वहाँ पे एक ग्रेनेड हमला पहले ही हुआ। हुजूर, यहाँ क्यों नहीं ये हजारों ग्रेनेड मारे। फारूक अब्दुल्ला न तो ग्रेनेड से डरने वाला है, न पीछे हटने वाला। आपको लगता है लोगों के लिए थ्रेट है ये ग्रेनेड ब्लास्ट? करेंगे, वो आप लोगों को खुद देखना है, खुद करेंगे, कोई हमें घबराना नहीं है। हम लोग इंशाल्लाह जीत के आएंगे और इनको अच्छा धक्का मारेंगे। लखनऊ जिला इंतजामिया ने 16 मई तक योग गुरु बाबा रामदेव के अवामी इजलास पर पाबंदी आयद कर दी है। इंतजामिया ने रामदेव के राहुल गांधी पर दिए मतनाजा बयान पर जारी बवाल के बाद रामदेव के अवामी इजलास पर पाबंदी आयद की है। लखनऊ के DM राजशेखर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी। रामदेव ने कहा था कि राहुल गांधी दलितों के घर पिकनिक या हनीमून मनाने के लिए जाते हैं। रामदेव के इस बयान के बाद कांग्रेस ने रामदेव और नरेंद्र मोदी से बिना शर्त माफी का मुतालबा किया था। वहीं BSP सरबराह मायावती ने रामदेव पर दलित तबके के जज्बात को मजरू करने का इल्जाम लगाते हुए इलेक्शन कमीशन से रामदेव को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। मायावती ने रामदेव को गिरफ्तार नहीं किए जाने पर मुल्कगीर सतह पर एहतजाज की धमकी भी दी है। बीजेपी रामदेव के बयान की मजम्मत कर चुकी है। वहीं रामदेव पर FIR भी दर्ज की जा चुकी है। FIR दर्ज होने के बाद रामदेव ने बयान को गलत अंदाज में पेश किए जाने का इल्जाम लगाते हुए दलित तबके से माफी भी मांग ली है। जो आचार संहिता का उल्लंघन हो या कहीं शांति व्यवस्था बिगाड़ती हो, उस बहुत सारे उल्लंघन जो है बिंदुओं का उल्लंघन किया गया था और इसकी वजह से कुछ शांति व्यवस्था की बातें भी विभिन्न जगहों पे आई है प्रदेश भर में। उसको देखिए आइडिया में जो है शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु अवसर कुशल इलेक्शन संपन्न कराने हेतु आचार संहिता का जो है उल्लंघन कहीं न हो, इसको सुनिश्चित करने हेतु किसी प्रकार का कार्यक्रम के लिए बैन कर दिया गया है इलेक्शन के पीरियड तक। एक FIR दर्ज हुआ है इस संबंध में, हमारे एक थाने में FIR दर्ज हुआ है इस संबंध में। संज्ञान है कि दूसरे जिले में भी कोई FIR दर्ज हुई इसी कारण से। अभी तो उस पर लीगल कार्रवाई जो है पुलिस बताएगी कि किसकी धारा में हुई है और उसका क्या आगे का ये है। जो भी लीगल कार्रवाई रहेगी, जो नियमानुसार रहेगी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का बिग शो हो रहा है। बीजेपी के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी आज 5 इंतखाबी रैलियों को खिताब करेंगे। झांसी, महोबा, फतेहपुर, उन्नाव और सीतापुर की एक के बाद दिगर रैलियों से खिताब करेंगे। मोदी की रैलियों को लेकर बीजेपी कारकुनों में काफी जोशो खरोश देखा जा रहा है। झांसी में मोदी ने कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और नायब सदर राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा।
ये दिल्ली की ढीली ढाली सरकार, कभी आपने ऐसी पार्टी देखी है कि जिसके प्रधानमंत्री चुनाव न लड़ते हो, जिसके मंत्री चुनाव न लड़ते हो, सारे हिंदुस्तान में एक भी राज्य नहीं होगा जहां कांग्रेस 10 अंक को छू सके। एक भी राज्य कांग्रेस 10 अंक तक नहीं पहुंच पाएगी और अधिकतम राज्य 0 हो गए। और ये सपा बसपा ये कांग्रेस के ऑक्सीजन से चल रहे हैं और कांग्रेस इनके ऑक्सीजन से चल रहा है। उधर आज लखनऊ में बीजेपी ने रोड शो करके अपनी ताकत का मुजाहरा किया। बीजेपी सदर और लखनऊ से उम्मीदवार राजनाथ सिंह ने रोड शो में हिस्सा लिया और आवाम से वोट की अपील की। ये रोड शो लखनऊ के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरा। इस मौके पर बड़ी तादाद में बीजेपी के कारकुन मौजूद थे। रोड शो में गोवा के वजीर आला मनोहर पारेकर भी मौजूद थे। रायबरेली में आज प्रियंका गांधी अपनी वालिदा के लिए वोट मांग रही हैं। जगह जगह प्रियंका ने कई नुक्कड़ सभाओं से खिताब किया। अपने खिताब में प्रियंका ने मोदी पर चुटकी लेते हुए कहा कि ये हिंदुस्तान है और यहाँ हुकूमत करने के लिए 56 इंच का सीना नहीं, दरिया जैसा दिल चाहिए। अपने क्षेत्र, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं, लेकिन पूरे देश के भविष्य के बारे में सोचना है, गंभीरता से समझनी है बातें। और जब आप निर्णय लेंगे तो सिर्फ सोनिया जी के लिए नहीं, लेकिन भारत देश के लिए भी निर्णय लें। ये भारत देश है, इसे चलाने के लिए 56 इंच के सीने की जरूरत नहीं है। इसे चलाने के लिए दरिया जैसा दिल चाहिए। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी आज आंध्र प्रदेश का दौरा करेंगी। सोनिया आज आंध्र प्रदेश के चेवड़ला में इंतखाबी रैली को खिताब करने वाली हैं। सोनिया गांधी यहां कांग्रेस के मुख्तलिफ उम्मीदवारों के हक में आवाम से वोट मांगेंगी। कांग्रेस का अहम मुद्दा तश्कील तेलंगाना और सीमांध्र की तरक्की है, जिसको लेकर वो आवाम के रूबरू हैं। बीजेपी के जरिए कांग्रेस पर मुसलमानों को सब्ज बाग दिखाने के इल्जाम को कांग्रेस ने मुस्तरद कर दिया है। मीम अफजल के मुताबिक बीजेपी एक जानिब ये कहती है कि कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं किया और दूसरी जानिब ये कहती है कि कांग्रेस ने मुसलमानों को सब्ज बाग दिखाए हैं। पूछना चाहता हूं कि तुष्टीकरण की परिभाषा क्या है। जब एक तरफ खुद भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया गया, इवन वो ये सवाल भी उठाते हैं कि पिछले कुछ सालों में माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के जरिए भी कोई काम नहीं किया गया, तो दूसरी तरफ वो एक इल्जाम कैसे लगा सकते हैं कि तुष्टीकरण किया जा रहा है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर बार बार सवाल उठाते हैं बीजेपी के लोग कि सरकार ने उसको लागू नहीं किया, जबकि हमने उसको लागू किया है, और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि तुष्टीकरण किया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं तुष्टीकरण के माने क्या है। मुसलमानों का नौकरियों में कम आना क्या तुष्टीकरण है? इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ना होना क्या तुष्टीकरण है? क्या उनका सोशल जो लाइफ है उसके अंदर पीछे रहना क्या ये तुष्टीकरण है? क्या एजुकेशन में पीछे रहना क्या ये तुष्टीकरण है? भारतीय जनता पार्टी का कोई जिम्मेदार ये बताएगा कि तुष्टीकरण करके कौन सी खास बात की गई है मुसलमानों के लिए? बताएं जरा आपको। रिजर्वेशन का नाम लेकर के दूसरी कम्युनिटीज को भड़काने का काम करना ये भारतीय जनता पार्टी की घटिया और सस्ती राजनीति है। वजीर खारजा सलमान खुर्शीद के मुताबिक लोकसभा इंतखाबात के बाद हुकूमत तश्कील देने के लिए अगर जरूरी हुआ तो कांग्रेस तीसरे महाज की हिमायत कर सकती है या तीसरे महाज की हिमायत ले सकती है। सलमान खुर्शीद ने अपने आबाई गांव पितवरम में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए मोदी की लहर को सिरे से खारिज किया। सलमान खुर्शीद ने राम मंदिर मुहिम की मिसाल देते हुए कहा कि भगवान की लहर कांग्रेस को रोकने में नाकाम रही तो मोदी की लहर कामयाब कैसे हो सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि नरेंद्र मोदी बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा कर सकते हैं। बीजेपी ने सलमान खुर्शीद के बयान को कांग्रेस की बौखलाहट से ताबीर किया। बीजेपी लीडर अरुण जेटली के मुताबिक कांग्रेस आवाम को धोखा देने की कोशिश में है, लेकिन आवाम बीजेपी को वाज़ेह अक्सरियत से कामयाब बनाएगी।
Utility of Congress being reduced to a two-digit party is almost evident. But a leopard never changes his spots. So now Salman Khurshid is talking in terms of concoction of a third front, which is a highly failed idea. I don't think situations will ever come to that. People are going to give a decisive mandate and have a clear NDA government. You see, there is no space now for these merchants of instability. So there are reports that Sonia Gandhi now asking emotionally and charging people emotionally. That's a sign of frustration and nervousness. सीपीआई लीडर प्रकाश करात ने कहा कि आम इंतखाबात में कांग्रेस की शिकस्त से यकीनी है और अगर मुतबादिल हुकूमत के लिए कांग्रेस हिमायत करती है तो बेहतर होगा। We have already said that the non-Congress, non-BJP parties can come together after the elections to provide an alternative. And in such a situation, it will be for the Congress party to decide whether they will support an alternative secular government. चुनाव में कांग्रेस हारने वाली है, कोई हारने वाली पार्टी फिर सरकार बनाने का कहाँ सवाल उठता है। लेकिन एक वैकल्पिक सरकार बनाने के लिए अगर कांग्रेस इसको समर्थन कर सकती है, अच्छी बात है। राशिद अलवी ने बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उनके पास कोई मॉडल है ही नहीं। अलवी के मुताबिक बीजेपी का एक ही मकसद है, इक़्तिदार कैसे हासिल किया जाए। राशिद अलवी ने कहा कि उनके अंदर काफी इख्तलाफात हैं, हर लीडर अलग अलग तरह के बयानात देता है। बस कोई मॉडल है ही नहीं, न गुजरात का मॉडल है न कोई दूसरा मॉडल है। उनके पास सिर्फ एक मकसद है कि सत्ता तक कैसे पहुंचा जाए। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर कितने झगड़े, कितने हंगामे हैं, कोई सोच नहीं है उनके पास, कोई विचार नहीं है उनके पास। तो इसलिए हर नेता अलहदा अलहदा बयानात देता है। मुरली मनोहर जोशी कानपुर के अंदर कुछ और बोलते हैं, नरेंद्र मोदी कुछ और बोलते हैं, सुषमा जी कुछ और कहती हैं, यशवंत सिन्हा कुछ और कहते हैं। तो ये तो पूरा देश अच्छी तरीके से जानता है। सर, बीजेपी में रिफ्ट देखते हैं। रुकने पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब ने कांग्रेस लीडर अहमद पटेल को साफ सुथरी शबी का लीडर करार दिया। मोहम्मद अदीब ने मीडिया से बात करते हुए अहमद पटेल पर मोदी के इल्जामात पर तबसरा करते हुए कहा कि मोदी का दिमागी तवाजुन बिगड़ गया है। वाहिद शख्स है जिसका नाम अहमद पटेल है, जो हिंदुस्तान की सियासत में इतना अहम आदमी है जिसके ऊपर एक दाग आज तक लगा नहीं है। वो हमेशा मीडिया से भी दूर रहा, अपने काम से काम रखा। उसका सिर्फ एक काम रहा कि सोनिया गांधी की जो भी पॉलिसी है उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए आदमियों को जोड़ने का काम किया। हमारे ऐसे न जाने कितने लोगों को शख्स ने जोड़ा है, आज तक कोई शख्स उस पर उंगली नहीं उठा सका। और मैं समझता हूं कि मोदी का दिमागी तवाजुन बिगड़ गया है। एक ऐसे पाक साफ आदमी के ऊपर भी अगर उंगली उठाता है तो उसका जगह सिर्फ और सिर्फ आगरे के पागलखाना है और कोई दूसरी जगह नहीं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। टीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने बीजेपी के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर शदीद नुक्ताचीनी की। केसीआर ने नरेंद्र मोदी को तेलंगाना का दुश्मन करार दिया और कहा कि मोदी के बयान में कोई सदाकत नहीं है। केसीआर भवनगेर में इंतखाबी रैली से खिताब कर रहे थे। याद रहे कि तेलंगाना में असेंबली और पार्लियामेंट के लिए 30 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। माँ मर गया, बच्चा बच गया, खड़ी कौन सा माँ मर गया, कौन सा बच्चा बच गया? किसका माँ मरा भाई? मिस्टर नरेंद्र मोदी, क्या आपका अकल का ताला बंद है? क्या बात है? आप जानते हैं हमारा दुख दर्द क्या है? कितने रोए हम तेलंगाना, हमारे नौकरियां जाते सो, हमारा पानी हमारे आंखों के सामने जाते सो, और ऊपर से बोलता नरेंद्र मोदी तेलंगाना का दुश्मन। क्या बोलता? तेलंगाना जिस दिन बना, भारत माता के आंखों में आंसू आया। तेलंगाना అయిన నాడు భారత మాత కళ్ళలో నీళ్ళొచ్చాయి। మోడీ సన్నాసి భారత మాత కడుపు నిండా స్వచ్ఛంగా నవ్విందంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం బిల్లు పాస్ అయిన నాడే భారత మాత నవ్విందని మనం చెప్తా ఉన్నాం।
आज जस्टिस RM लोढ़ा ने सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के तौर पर ओहदे का हलफ ले लिया है। जस्टिस लोढ़ा को आज राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। वो मुल्क के 41वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। जस्टिस लोढ़ा का ताल्लुक राजस्थान से है। वो CJI बनने वाले पहले राजस्थानी है। जस्टिस लोढ़ा 5 माह तक इस जलील कद्र ओहदे पर फायज रहेंगे। वो इस साल 2 सितंबर को अपने ओहदे से सुबुकदोश होंगे। जस्टिस लोढ़ा ने ओहदे का हलफ लेने के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की तकर्री उनकी पहली तरजीह होगी। श्री जस्टिस राजेंद्र मल लोढ़ा। I, Rajendra Mal Lodha, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, Chief Justice of the Supreme Court of India, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. that I'll bear. Look, my first priority is really appointment of judges to the High Courts and the Supreme Court. I believe, if you remember the adage of Walt Whitman, produce great man, rest will follow. So my mantra is appoint good judges, rest will follow. So this is what my mantra is, and this is how I want to actually work, because this is the most priority area for me. PDP सरपरस्त मुफ्ती मोहम्मद ने इल्जाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन कश्मीर में अब तक अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहा। मुफ्ती सईद श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। PDP सरपरस्त ने इल्जाम लगाया कि रियासत की मखलूस सरकार ने अनंतनाग पार्लिमानी हलके में बाइकआउट कराया और अब वो श्रीनगर में इस चीज को दोहराना चाहते हैं। Try to repeat the plan in Srinagar and Baramulla constituencies as well. The Election Commission of India has a special responsibility towards J&K because of the electoral history of this place and impact of any misadventure on the state and entire region. Unfortunately, the EC has so far not conveying any impression that they are even monitoring elections in J&K. There have been blatant violations of Model Code of Conduct which have been reported in the media and should have been so moto taken note by the EC. We complained, but without even. ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान और मरकजी वजीर सेहत गुलाम नबी आजाद ने तेलंगाना कांग्रेस के नाराज अक़लियती लीडरों से मुलाकात की और उन्हें ये यकीन दहानी कराई कि उन्हें कानून साज काउंसिल में मौका दिया जाएगा। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी का अक़लियती शोबा इस बात पर नाराज था कि लोकसभा और असेंबली इंतखाबात में अक़लियतों को मुनासिब तादाद में पार्टी ने टिकट नहीं दिए। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के अक़लियती तबके के सदर मोहम्मद सिराजुद्दीन और दूसरे अरकान ने गुज़िश्ता माह शदीद एहतजाज किया था कि लोकसभा और असेंबली इंतखाबात के लिए अक़लियतों को मुनासिब तादाद में नामजद किया जाए, लेकिन उनका यह मुतालबा पूरा नहीं किया गया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान और मरकजी वजीर सेहत कल जब हैदराबाद आए तो उन्होंने कांग्रेस के अक़लियती तबके के लीडर्स की शिकायतों से वाक़फियत हासिल की और खुद सिकंदराबाद में वाक़े मोहम्मद सिराजुद्दीन से मिलने उनके घर पहुंचे। इस मौके पर मोहम्मद सिराजुद्दीन और अक़लियती शोबे के दूसरे अरकान मीर हादी अली और सैयद यूसुफ हाशमी ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर गुलाम नबी आजाद ने वादा किया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के इंतखाबात
अकलियतों को ज्यादा से ज्यादा नुमाइंदगी दी जाएगी। अब जो इस वक्त असेंबली में छोड़ गए अकलियती तबके के या हमारी खातूनें जो हैं वो हिंदू हों या मुसलमान हों, उनको हम काउंसिल में जरूर एडजस्ट करेंगे, काउंसिल में करेंगे, कॉरपोरेशन में करेंगे। इस मौके पर गुलाम नबी आजाद ने मुल्क की अकलियतों और सेकुलर हिंदुओं का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने हमेशा मुश्किल वक्त में कांग्रेस की मदद की। अकलियत इस वक्त बिल्कुल डट कर कांग्रेस की मदद कर रहा है और मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता की हैसियत से भी और मिनिस्टर की हैसियत से मैं देश भर के अकलियत के हमारे भाइयों और बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि इस कठिन समय में, इन मुश्किल वक्त में, जब झूठ और सच के बीच में फैसला होना है, जब सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म के बीच में लड़ाई है। गुलाम नबी आजाद ने इस तयक्कुन का इजहार किया कि इस लोकसभा इलेक्शन में भी अकलियतें कांग्रेस की भरपूर तायद करते हुए कामयाब बनाएंगे। ईटीवी न्यूज, हैदराबाद। नाज़रीन, इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं यूपी के फतेहपुर, जहां पर नरेंद्र मोदी इंतखाबी रैली से खिताब कर रहे हैं। मैं उसे कभी बेकार नहीं जाने दूंगा। आपने मुझे जो प्यार दिया है वो प्यार मैं समाया करके लौटाऊंगा। भाइयों बहनों, मैं इन दिनों पूरे देश का भ्रमण कर रहा हूं और आजादी के 60 साल के बाद हर जिले से लोग एक ही बात कहते हैं, साहब पीने का पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है। मैं हैरान था, ये फतेहपुरा, ये रायबरेली, ये बड़े बड़े दिग्गजों का कार्यक्षेत्र, और यहां पर 70-80% घर जिनमें शौचालय नहीं है। भाइयों बहनों, जिस क्षेत्र का नेतृत्व कोई महिला करती हो और उस इलाके में महिलाओं के लिए शौचालय न हो, मां बहनों को अगर शौच जाना है तो अंधेरा आए तब तक इंतजार करना पड़े। क्या दिया आपने इनको? भाइयों बहनों, कितनी बर्बादी की गई होगी। सत्ता सुख में डूबे लोग जनता को अपनी जेब में मानने वाले लोग, इन्हें जनता की कोई परवाह नहीं है। अगर परवाह होती, कम से कम यहां के हर घर में नल होता, नल में पानी होता, घर में बिजली होती, एक शौचालय होता। भाइयों बहनों, मुझे बताइए, क्या 60 साल की आजादी में आपको ये लेने का हक है कि नहीं है? आपको इतना मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जिन लोगों ने ये भी नहीं दिया है, उनको सजा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? भाइयों बहनों, क्या कर दिया है इन्होंने? मेरे देश को क्या कर दिया है? लूटा है, आपके अरमानों को लूटा है, आपके सपनों को चूर चूर कर दिया है। और इसलिए भाइयों बहनों, ये चुनाव अब आखिरी दौर की ओर आगे बढ़ रहा है।
और अब तक जो मतदान हुआ है, इससे ये साफ हो गया है, अब तक जो मतदान हुआ है, इन मतदाताओं ने दो महत्वपूर्ण काम किए हैं। दो महत्वपूर्ण काम किए हैं। एक, मां बेटे की सरकार गई, ये पक्का कि बच नहीं सकते। देश का मिजाज बदल चुका है। और भाइयों बहनों, दूसरा काम किया है, दूसरा काम किया है, नई सरकार की मजबूत नींव का शिलान्यास भी कर दिया है। नाज़रीन, आप सीधी तस्वीर देख रहे थे उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से, जहां पर मोदी इंतखाबी रैली से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया। वक्त फिलहाल हमारे जाने का आदाब।